नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोबियाज़ के बारे में। फ़ोबिया मतलब डर जिसमें एंग्ज़ायटी, फ़ियर बहुत ज़्यादा होता है। फ़ोबिया की पहले डेफ़िनिशन पे बात करते हैं कि फ़ोबिया जो है वो एक बहुत ही ओवरवेलमिंग फ़ियर होता है, बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है मन पे और ये किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु, किसी प्लेस, किसी जगह, किसी सिचुएशन, फ़ीलिंग या किसी एनिमल को लेकर हो सकता है। फ़ोबियाज़ नॉर्मल डर नहीं होते, इसमें नॉर्मल जो डर होता है उससे बहुत ज़्यादा भयानक एक फीलिंग आती है। कँपकँपाती हुई डरावनी सी फीलिंग महसूस होती है या जिसे हम कहेंगे कि उसमें हॉरर जैसी फीलिंग आती है, जिसमें व्यक्ति जो है वो बहुत ही इर्रेशनली बिहेव करता है। उसके अंदर किसी भी खतरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, विचार आने लगते हैं, बहुत ही एग्ज़ैजरेटेड रिएक्शन देता है वो सिचुएशन, ऑब्जेक्ट या उस प्लेस को लेकर। फ़ोबिया जो है वो बहुत सीवियर हो सकता है और ये एक व्यक्ति की लाइफ को बहुत हद तक अफ़ेक्ट कर सकता है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, घबराहट, बेचैनी महसूस होती है। व्यक्ति जो है उस समय अपने फ़ियर के ऑब्जेक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करता है, उससे दूर जाने के प्रयास करता है और अगर वो उस वस्तु को, उस जगह को अगर अवॉइड ना करें तो उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट भी महसूस होती है। व्यक्ति की जो रोज़मर्रा की जो दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इससे अफ़ेक्ट हो सकती हैं, जिससे कि पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है, तनाव होता है और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेटेड रहता है। फ़ोबिया के सिम्पटम्स क्या होते हैं? फ़ोबिया जो है वो एक एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का टाइप होता है। फ़ोबिया में कई दूसरे एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स के मुकाबले तब तक एंग्ज़ायटी, बेचैनी और चिंताएँ नहीं होती जब तक कि उस फ़ोबिया के ऑब्जेक्ट या उसका जो सोर्स है उसके कॉन्टैक्ट में व्यक्ति ना आ जाए। तो तब तक व्यक्ति को कोई डर नहीं लगेगा, वह बिल्कुल नॉर्मल और ठीक-ठाक दिखाई पड़ेगा, जब वह उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं है। पर कभी-कभी किसी-किसी केस में सिर्फ़ उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में सोचने से भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो सकती है, एंग्ज़ायटी और बेचैनी हो जाती है और वो बिल्कुल पैनिक की तरह रिएक्ट कर सकता है। इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी एंग्ज़ायटी, मतलब उस जगह जाने से या उस ऑब्जेक्ट को फेस करने से पहले ही व्यक्ति को उसके बारे में बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर किसी जगह का अगर उसको फ़ोबिया है, तो उसका विचार कि वहाँ जाना पड़ेगा 1 या 2 दिन बाद या सुबह अगर व्यक्ति सोच रहा है उस जगह के बारे में और शाम को जाना है, तो उसके मन में पूरा दिन भर भी हो सकता है कि घबराहट, बेचैनी उठती रहे, चलती रहे दिमाग में। फ़ोबिया के कुछ कॉमन सिम्पटम्स होते हैं जैसे अनस्टेडीनेस, व्यक्ति के अंदर बिल्कुल विचलित रहता है मन, स्थिर नहीं रहता, एक काम में उसका मन नहीं लगता, डिज़ीनेस होती है, लाइट हेडेडनेस होती है, चक्कर सा महसूस होता है, बेहोशी सी महसूस हो सकती है, सर में बहुत भारीपन महसूस हो सकता है, नौज़िया महसूस हो सकता है, ऐसा लगेगा जैसे पेट में खाना नहीं पच रहा, इंडाइजेशन जैसी फीलिंग आ जाएगी या उल्टी जैसी महसूस होगी, जी का मचलना महसूस होगा, पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है, हार्ट रेट बढ़ती हुई दिखाई देगी, पैल्पिटेशंस महसूस होंगी, ऐसा लगेगा कि दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है और सुनाई दे रहा है। कान और सेंसेस जो हैं वो बिल्कुल सुन्न से महसूस होने लगेंगे, जो कि बिल्कुल पैनिक में जैसे पैनिक अटैक के टाइम फीलिंग्स आती हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, साँस का ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से साँस ले रहे हैं, साँस नहीं आ रही, ज़ोर-ज़ोर से साँस लेना पड़ता है। शरीर में कंपन महसूस हो सकती है, शरीर के कोई अंग जैसे हाथ-पैर काँप सकते हैं, शेक कर सकते हैं और पेट में थोड़ा दर्द या गैस भी उठ सकती है। अगर आप बहुत हद तक अपने फ़ोबिया के सोर्स से, जो ऑब्जेक्ट प्लेस है, उसके कॉन्टैक्ट में अगर आम तौर पर नहीं आते, तो शायद आपको बिल्कुल नॉर्मल फ़ील होगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी लाइफ़ में कोई किसी तरह की परेशानी है, क्योंकि आप अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियाँ आराम से चला पाएँगे। पर कई फ़ोबियाज़ होते हैं जिसके अंदर हमारे को घर से बाहर निकलने में, घर के किसी बंद कमरे में रहने में या लोगों से डील करने में बहुत एंग्ज़ायटी होती है। तो उस केस में तो हम सुबह-शाम इस तरीके की चिंताओं से भरे रहेंगे कि हमें लोगों को फ़ेस करना है, घर से बाहर निकलना है, बाहर कैसे जाएँगे, अकेले पड़ जाएँगे तो क्या करेंगे? तो उस केस में दिमाग जो है सारा टाइम बहुत ज़्यादा सोचता रहता है। तो उसमें सोर्स जो है बेसिकली फ़ोबिया का वो सारा वक़्त ही हमारे इर्द-गिर्द है, तो हम हमेशा ही बेचैन और परेशान रहते हैं। टाइप्स ऑफ फ़ोबिया, फ़ोबिया के कौन से टाइप हैं? वैसे तो बहुत सारे फ़ोबियाज़ होते हैं, आप अगर इंटरनेट पे जाएँगे तो आपको हज़ारों की तादाद में फ़ोबियाज़ मिल जाएँगे, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को डर का कारण दे सकती है, डर का कारण बन सकती है, जिससे कि उसके अंदर फ़ोबिया डेवलप हो जाए। तो घर के अंदर पड़ी हुई कोई चीज़, बाहर की दुनिया में मिलने वाली कोई चीज़, लोग, ये वो विचार, ना जाने क्या-क्या नहीं ऐसी चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति में डर, भयानक डर पैदा कर सकती हैं।
सो इसलिए हम कहेंगे कि फोबिया तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर आपको इंटरनेट पर कोई लिस्ट मिलती है, उससे भी कई गुना ज़्यादा फोबियाज़ हो सकते हैं। पर दो मेन कैटेगरीज हैं जिसमें फोबियाज़ को कैटेगराइज किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, जैसा कि वैज्ञानिक देखते हैं। तो एक होते हैं स्पेसिफिक या सिंपल फोबियाज़ और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स फोबियाज़। तो स्पेसिफिक और सिंपल फोबियाज़ कौन से होते हैं? ये किसी भी ऑब्जेक्ट, एनिमल, सिचुएशन या एक्टिविटी को लेकर हो सकते हैं। अक्सर ये बचपन में ही डेवलप हो जाते हैं या एडोलेसेंस में डेवलप होते हैं, युवावस्था में डेवलप होते हैं, और कभी कभी थोड़ा बड़ी उम्र में भी डेवलप हो सकते हैं, मतलब 30-40 की उम्र में, और बहुत रेयरली ये 50-60 की उम्र में डेवलप होते हैं। सिंपल फोबियाज कौन कौन से होंगे? कुछ कॉमन एग्जांपल्स इनके, जैसे एनिमल फोबियाज में कौन से आते हैं? डॉग्स के, स्पाइडर्स के, स्नेक्स के, चूहों के, या खासकर रेप्टाइल्स होते हैं जैसे छिपकलियां हो गई, इस टाइप के अक्सर फोबियाज जो है एनिमल्स को लेकर डेवलप हो जाते हैं। एनवायरमेंटल फोबियाज जैसे हाइट को लेकर, पानी को लेकर, गहराई को लेकर, या जर्म्स को लेकर, जो हमारे आसपास वातावरण में मौजूद हैं चीज़ें, उसको लेकर। फिर सिचुएशनल फोबियाज जैसे किसी डेंटिस्ट के पास विजिट करना, हवाई जहाज में उड़ना, ये सब फोबियाज। फिर बॉडीली फोबियाज जैसे ब्लड को लेकर, इंजेक्शन लगने को लेकर, उल्टी को लेकर, किसी बीमारी को लेकर फोबियाज डेवलप हो सकते हैं। सेक्सुअल फोबियाज भी होते हैं, स्पेसिफिक में आते हैं, जैसे परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे, या ऐसा डर महसूस हो सकता है कि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीज हो जाएगा, एसटीआईज वगैरह हो सकते हैं, एसटीडीज, एचआईवी का इन्फेक्शन का डर बैठ सकता है मन में। तो कुछ सेक्सुअलिटी बीमारियों को लेकर फोबियाज भी आ जाते हैं कॉमनली, लोगों में बहुत कॉमनली देखने में आते हैं। कॉम्प्लेक्स फोबियाज क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स फोबियाज वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, डिसेबल्ड सा बना देते हैं। तो सिंपल फोबियाज क्या थे? जो ऑब्जेक्ट सिचुएशन से जुड़े थे बट हमारी लाइफ को बहुत गहरे में अफेक्ट नहीं करते। कॉम्प्लेक्स फोबियाज हमारे लाइफ के इर्द गिर्द चारों तरफ हमारे, हम कह सकते हैं उसका सोर्स मौजूद है, और वो हमारी लाइफ को बहुत गहरे में अफेक्ट करता है। ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स की वजह से होता है, ऐसी सिचुएशंस की वजह से होता है जिनको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। तो व्यक्ति का मन, उसकी फीलिंग्स, उसके विचार, उसके बिहेवियर कई लेवल तक प्रभावित होते हैं, और वह व्यक्ति अक्सर अपने को पूरा इन फोबियाज के सोर्सेज में घिरा हुआ पाता है। तो इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फोबियाज है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, इनसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हर वक्त व्यक्ति इसके अंदर अपने को बंधा हुआ, फंसा हुआ और उलझा हुआ महसूस करता है। तो ये भी यूजुअली जो है एडोलेसेंस या एडल्टहुड में डेवलप हो जाते हैं, और अक्सर इनके अंदर बहुत डीप रूटेड फियर या एंग्जाइटी डिसऑर्डर इसका कारण होता है। हमारे अंदर बहुत गहरे में कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं किसी सिचुएशन को लेकर, सर्कमस्टेंसेस को लेकर, तब जाकर ये कॉम्प्लेक्स फोबियाज जो हैं ये डेवलप होते हैं। तो हमारी सोच, हमारे बिलीव्स और हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, वो बहुत गहरे में जब नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, एंग्जाइटी से भरे होते हैं, तो अक्सर ये फोबियाज डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स फोबियाज में क्या आते हैं? दो टाइप के फोबियाज बहुत कॉमनली देखने में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिनका डायग्नोसिस भी किया जाता है, मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस भी दिया जाता है, क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के तौर पे भी इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये वाले होते हैं एगोराफोबिया और सोशल फोबिया, या सोशल फोबिया जिसे कहा जाता है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एगोराफोबिया को अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वे ओपन स्पेसेस जो हैं, खुले मैदान, ओपन स्पेसेस, उनका फोबिया होता है। पर इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। क्यों? ओपन स्पेसेस में क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब मैं सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, कोई जगह नहीं है, कोई तरीका नहीं है मैं यहाँ से निकल सकूं। तो वह व्यक्ति को एक्चुअल फियर कौन सा होता है? एस्केप ना कर पाने का फियर। तो इसी तरीके से जो एस्केप ना कर पाने का जो फियर है, वो और ऐसी सिचुएशंस में भी हो सकता है, जैसे किसी जगह पर बंद जाना, जैसे किसी लिफ्ट में बंधा हुआ महसूस करना, किसी बंद कमरे में अपने को बंधा हुआ महसूस करना, जहां से व्यक्ति के दिमाग में एक ऐसा नजरिया बनता है, परसेप्शन आता है कि इस सिचुएशन को मैं एस्केप नहीं कर सकता, यहां से बाहर नहीं निकल सकता, यहां से मैं निकल नहीं पाऊंगा, यहीं खत्म हो जाऊंगा, कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, और उस व्यक्ति को अक्सर पैनिक अटैक आ जाता है इस फोबिया के टाइम पे। तो जो एगोराफोबिया में जो एंग्जाइटी होती है, उसकी वजह से व्यक्ति जो है अक्सर कुछ सिचुएशंस को अवॉइड करता है। जैसे जब वह व्यक्ति अकेला हो, वह अकेला रहना अवॉइड करता है। क्राउडेड प्लेसेस में, भीड़ भाड़ की जगहों पर जाने से वो बचने की कोशिश करता है, खासकर जैसे मार्केट होती हैं या कोई रेस्टोरेंट होता है, मूवी हॉल होता है, क्योंकि वहाँ उसे बहुत डर लगता है कि मैं यहाँ से निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना या किसी जगह पर ट्रैवल करना, अकेले जाना, खासकर कि अकेला ड्राइव करके जाना, भले ही वह गाड़ी के अंदर पूरी तरह से सिक्योर है, पर उसे बहुत डर लगेगा। ड्राइविंग का डर नहीं लगता, उसे अंदर बंद हो जाने का डर लगता है। तो इस तरह के डर आते हैं।
सोशल फोबिया या जिसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, ये सोशल सिचुएशंस में आने वाली एंग्जाइटी से रिलेटेड है। मतलब लोगों के बीच होने से लोगों की जजमेंट का डर, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लोग मेरे को नोटिस कर रहे हैं, लोग मेरा मजाक कर रहे होंगे, मेरे बारे में बहुत ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं बहुत गलत तरीके का व्यवहार कर रहा हूँ, या मैं बुद्धू लग रहा हूँ, या मैं होशियार नहीं हूँ। दूसरे लोग मेरे मेरे बारे में कुछ ऐसा नोटिस कर लेंगे जिससे कि मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग और बहुत ही शेमफुल हो सकता है, जो कि वो नोटिस कर सकते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, अक्सर ऐसी सिचुएशंस में दूर रहने की कोशिश करता है, मतलब लोगों का सामना करने से वो बचता है। पब्लिक स्पीकिंग में मुश्किल होगी, लोगों से आम तौर पर बात करने में भी मुश्किल होगी, क्योंकि उसको एम्बैरेसमेंट का डर है, ह्यूमिलिएट हो जाने का डर है। और कई सीवियर केसेस में तो ये इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है, इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है व्यक्ति को कि वह घर से बाहर ही नहीं निकलता है, क्योंकि किसी पड़ोसी को फेस करना, किसी स्ट्रेंजर को फेस करना भी उसे बड़ा एम्बैरेसिंग लग सकता है, जिससे कि वो अपनी सोशल एक्टिविटीज़, लाइफ एक्टिविटीज़ को अवॉइड करता है, उनसे बचने की कोशिश करता है, उनको पूरा नहीं करता है। अब आता है कि फोबियाज को कॉज क्या करता है। फोबिया का कोई सिंगल कॉज नहीं होता, बहुत सारे एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो देखा जाता है वो है कि लाइफ का कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है जिसमें कि व्यक्ति जो था उसको बहुत ही किसी सिचुएशन से, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी एनिमल से बहुत तेज़ फियर हुआ, बहुत ज़्यादा वो डर गया, जिस वजह से उसके दिमाग में उसकी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और वह उस चीज़ से हमेशा डरने लगता है। तो फियर जो है वो लर्नड होता है, फोबिया जो है वो लर्न किया जाता है, अपने जीवन के अनुभव में सीखा जाता है। ऐसा बहुत कॉमन एक बिलीफ है, एक विचार है, एक मान्यता है ऐसा मनोवैज्ञानिकों में, कि वो लर्न किया जाता है अपने एक्सपीरियंस में। तो ये हो सकता है। उसी के साथ कुछ फोबियाज ट्रॉमा या किसी एक्सीडेंट की वजह से भी लर्न हो जाते हैं। कई बार फोबिया जो है वो अपने पेरेंट या अपने जो सिबलिंग है, कोई भाई बहन है या कोई घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, उसके थ्रू लर्न कर लिया जाता है। उनमें होता है तो वह व्यक्ति भी लर्न कर लेता है, वो देखा देखी में लर्न कर जाता है। तो जब दूसरे डर रहे हैं तो वो भी वही चीज़ को डरना सीख जाता है, उसकी भी डरने की आदत बन जाती है। तो कह सकते हैं कि फोबिया जो है वो कॉन्टेजियस भी होता है फैमिलीज में। साथ ही साथ जेनेटिक्स का भी इसमें रोल होता है। तो अक्सर देखा जाता है कि या तो किसी के फैमिली मेंबर रहे हों, पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स रहे हों, जिनमें एंग्जाइटी की कोई प्रॉब्लम्स थी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर थे, पैनिक अटैक्स होते थे, या उनके अंदर फोबियाज थे, तो बच्चों में भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा तक देखा जाता है कि सेम सेम फोबिया भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। सेम टू सेम फोबिया, मतलब एगोरा फोबिया है फैमिली में तो वो आगे इनहेरिट हो जाएंगे। या सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर खास करके देखा जाता है कि इसकी इनहेरिटेंस जो है वो स्ट्रांग होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ लोग जो पैदा ही किसी एंग्जाइटी के जीन्स के साथ हुए हैं, पैनिक या एंग्जाइटी या डरने के हिसाब से वो उनके जीन्स हमेशा से शेप हुए हैं, तो उसी तरह से उनके अंदर फोबियाज भी लाइफ में एक्वायर हो जाते हैं, बन जाते हैं। उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है फोबियाज को पकड़ने की। अब आता है कि फोबियाज को डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। फोबियाज अक्सर जो होते हैं वो डॉक्टर्स की, क्लिनिशियंस की नज़र से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उन फोबियाज के बारे में जानते हैं, उनको एक आदत पड़ चुकी है उन फोबियाज के साथ जीने की, और वो उसको बस एक फोबिया के तौर पे देख के उसको इग्नोर करते रहते हैं। उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, उसका इलाज नहीं करते, या उसको ज़रूरी नहीं समझते, या उनको लगता है ये तो सभी में होता है तो मुझ में भी है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इस वजह से कई बार फोबियाज फॉर्मली डायग्नोसिस उनका नहीं मिल पाता। तो स्पेसिफिक फोबियाज हो गए या कॉम्प्लेक्स फोबियाज हो गए, अक्सर इनका डायग्नोसिस नहीं हो पाता। इस वजह से लोग या तो दवा से या फिर थेरेपी से इनका ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाते। बस जिंदगी भर लोग जो है कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस को अवॉइड करते रह जाते हैं, और वो इसको अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी सोच का एक ढंग मान लेते हैं, एक आदत मान लेते हैं। पर नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे केस में वो जब फोबियाज को अवॉइड कर रहे होते हैं तो उस केस में कई बार वो सिचुएशन बहुत वर्स हो जाती है, मतलब उनकी कंडीशन बहुत वर्स हो जाती है। और ये फोबिया जो है कई बार वो बहुत ज़्यादा बढ़ के इस हद तक बढ़ जाता है कि उनकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करने लगता है, और इस वजह से कई लोग जो हैं वो थेरेपी या ट्रीटमेंट लेने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। खासकर जो कॉम्प्लेक्स फोबियाज हैं उनके मामले में तो लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि उनमें पैनिक अटैक्स बहुत कॉमन हो जाते हैं, और कई बार तो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी भी उसके अंदर डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का नॉर्मल डेली लाइफ में ठीक ठाक चिंता मुक्त होकर रह पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। फिजिकल सिम्टम्स भी बहुत सारे उस केस में डेवलप हो चुके होते हैं। तो उस केस में अक्सर लोग जो है वो डॉक्टर के पास डायग्नोसिस के लिए जाते हैं। फोबिया के डायग्नोसिस के लिए साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसे फोबियाज़ हैं जिनका डायग्नोसिस नहीं हुआ है, तो आप डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलें,
क्योंकि सही तरीके से इसका इलाज हो जाएगा तो बहुत सी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस को आप प्रिवेंट कर पाओगे। फोबियाज को ट्रीट कैसे किया जाता है? सभी फोबियाज, ऑलमोस्ट सभी फोबियाज बहुत सक्सेसफुली ट्रीट किए जा सकते हैं और इसका बहुत अच्छा क्योर मौजूद है। सिंपल फोबियाज तो 1-2 सेशन में भी ठीक किए जा सकते हैं। कुछ फियर्स ऐसे होते हैं और कई बार तो ये देखने में आता है, डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस में, थेरेपिस्ट के एक्सपीरियंस में, ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है उनका, कॉमनली देखने में आता है कि 1 या 2 सेशन में भी लोग जो हैं वो बहुत लंबे पुराने फोबिया से भी मुक्ति पा लेते हैं। पर ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए ग्रेजुअल एक्सपोजर, मतलब जब थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में धीरे धीरे जब एक्सपोजर दिया जाता है, सामना कराया जाता है उस ऑब्जेक्ट से, उस एनिमल से, उस जगह से, प्लेस से, सिचुएशन से जिसकी वजह से फियर आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, फोबिया डेवलप हो रहा है, मतलब हुआ है, उसके ग्रेजुअल एक्सपोजर से ही ये फोबिया दूर हो पाता है। इसे कहते हैं एक्सपोजर थेरेपी या फिर डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन भी एक टेक्निक होती है जिसमें ग्रेजुअल एक्सपोजर के थ्रू फोबियाज को दूर किया जाता है और बहुत सक्सेसफुली दूर किया जा सकता है कुछ ही सेशंस में पूरा का पूरा फोबिया। ज़्यादातर केसेस में इनफैक्ट ये भी देखा जाता है कि ये जो फोबिया है ये दोबारा रिटर्न नहीं करता, वापस रिलैप्स नहीं होता। हालांकि इसकी संभावना है कि अगर व्यक्ति में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डर है, मौजूद है उसके अंदर, तो उसको कोई और तरह का फोबिया पकड़ सकता है, पर उसका इलाज भी उसी तरह से एक्सपोजर थेरेपी या डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी से किया जा सकता है दोबारा। और अगर आप एक बार इसको डॉक्टर की, थेरेपिस्ट की मदद से सीख चुके हैं एक्सपोजर थेरेपी कैसे ली जाती है, तो उसके बाद दोबारा दूसरे फोबियाज में या फिर जब दोबारा रिलैप्स होता है उसको आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। तो या तो एक फोबिया का ट्रीटमेंट कराने से आप बाकी फोबियाज का ट्रीट करना सीख जाएंगे, या फिर एक बार अगर फोबिया होता है दोबारा जब आता है वो रिलैप्स होता है तो दोबारा भी उसको आप दूर कर सकते हैं। खुद ही सीख कर किया जा सकता है या थेरेपिस्ट की मदद से कुछ ही सेशंस में इसको दूर किया जा सकता है। हालांकि यहाँ कहना ज़रूरी होगा कि सिंपल फोबियाज़ को तो दूर करना आसान होता है, पर कॉम्प्लेक्स फोबियाज़ जो होते हैं उनमें अक्सर लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से व्यक्ति की सोच, व्यवहार, उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसकी डेली लाइफ के बहुत से हिस्सों पे इफ़ेक्ट कर चुकी होती है और उनसे वो इन्फ्लुएंस्ड होती है। इसलिए उनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए बहुत डिटेल में वर्क करने की ज़रूरत है और उसकी जो थेरेपी है वो लंबा टाइम भी लेती है। उसमें कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक टाइम लग सकता है कॉम्प्लेक्स फोबियाज़ को दूर करने में। कॉम्प्लेक्स फोबियाज़ को अक्सर टॉकिंग थेरेपीज़ के थ्रू ट्रीट किया जाता है, मतलब काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, जिसमें सबसे कॉमन होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मेडिकेशन आमतौर पर फोबियाज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं की जाती हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लिए मेडिसिन्स कुछ खासी हेल्पफुल नहीं होती हैं। थोड़ा टाइम तक वो रिलीफ दे सकती हैं, ओवर थिंकिंग से थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, व्यक्ति को अच्छी नींद आ जाती है और थोड़ा बेचैनी, घबराहट, जब पैनिक अटैक जैसा महसूस हो रहा हो तो उनसे रिलीफ मिल सकता है। पर लंबे टाइम तक अगर आपको रिलीफ लेना है, लॉन्ग टर्म रिलीफ लेना है, आपको पूरी तरह से अगर प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, फोबियाज़ या पैनिक अटैक्स को, तो साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है कॉम्प्लेक्स फोबियाज़ की वजह से, या उनके अंदर नर्वसनेस, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में डॉक्टर उनके एंग्जाइटी के जनरल सिम्टम्स को कम करने के लिए उनको मेडिसिन दे देते हैं ताकि वो थोड़ा कोप कर सके, उनके लिए थोड़ा कंडीशन को फेस करना आसान हो जाए। तो उस केस में उनको बेंजोडायज़ेपाइंस, एंग्जाइटी की दवाएं दी जा सकती हैं, ट्रैंकुलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स, ये सब उनको दिए जा सकते हैं। फोबियाज़ कितने कॉमन होते हैं? फोबियाज़ बहुत कॉमन होते हैं। एंग्जाइटी के डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट जो सिंड्रोम्स हैं या जिसे कहें डिसऑर्डर्स हैं, वो फोबियाज़ ही होते हैं। ये किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट हर व्यक्ति को लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरह का फोबिया होता ही है। कुछ लोगों में तो ये अपने आप धीरे धीरे ग्रेजुअल एक्सपोजर से चले जाते हैं, वो नेचुरल लाइफ सेटिंग्स में ही उनका एक्सपोजर हो जाता है। और कुछ लोग इसको धीरे धीरे अपनी लाइफ में ओवरकम करते हैं, करेज के साथ, हौसला बढ़ा के, मोटिवेटेड होकर, भले ही उनको टेक्निक, थेरेपी वगैरह ना पता हो पर फिर भी वो ट्रीट कर लेते हैं। और बाकी के लोग जो होते हैं वो थेरेपिस्ट के पास जाकर इसका इलाज करवाते हैं। कई बार दोस्तों की, रिश्तेदारों की, फैमिली मेम्बर्स की सलाह से और उनकी हेल्प से भी कई बार लोग फोबिया को दूर कर पाते हैं। तो थोड़ा सा सोशल सपोर्ट भी इसमें काफ़ी हद तक लोगों को हेल्प कर देता है। इसलिए फोबिया बहुत कॉमन होते हुए भी बहुत ज़्यादा कई बार रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते मेडिकल कंडीशन के तौर पे। हालांकि ये मेडिकल कंडीशन होते हैं और बहुत हद तक कुछ लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं, पर आमतौर पे इनको नॉर्मल समझा जाता है और लोग इसको ओवरकम कर भी लेते हैं। हालांकि कुछ लोगों की क्षमता जो है इनको ओवरकम करने की वो थोड़ी कम होती है और इसके कई कारण होते हैं।
तो ये किसी भी एज में, किसी भी उम्र के व्यक्ति को, किसी भी टाइप के सोशल, इकोनॉमिक या उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं। मेल फीमेल्स में किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ कॉमन फोबियाज होते हैं जैसे अरेक्नोफोबिया, स्पाइडर्स का फोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब कॉन्फाइंड स्पेसेस, बंद जगहों का, जैसे लिफ्ट हो गई। एगोराफोबिया जैसे कि बताया था, ओपन स्पेसेस, पब्लिक स्पेसेस। और साथ ही साथ जैसे सोशल फोबिया मतलब सोशल सिचुएशंस का फोबिया। तो ये कुछ कॉमन से ऐसे 4-5 नाम हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में ज़्यादा फोबियाज़ को डिस्कस नहीं करूँगा कौन कौन से होते हैं। इसके लिए मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस किया है कि कॉमन फोबियाज़ जो होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, और उनको मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।